सर्वप्रथमं ज्ञानदेवी शारदयाः चरणयोः सादरं वन्दनं कर्तुम् इच्छामि। सर्वे शिक्षकगणाः च छात्राः मम प्रातःकालस्य नमो नमः। अद्य संस्कृतविषये उपरि मम द्वितीय उद्बोधनं सम्भाषणे च अस्ति। अद्य पूर्वमेव मम संस्कृत संभाषणे उद्बोधने अंतर्गते संस्कृत प्राचीन इतिहासस्य विषये क्रमबद्धरूपेण वयम् अजानीमः। अद्य संस्कृत भाषायाः विश्वस्यस्मिन् किं महत्त्वं का स्थिति जाता अद्य चर्चां करिष्यामः। जर्मनी देशे अंतर्गते विभिन्न स्थानेषु 14 शिक्षण संस्थाने मध्ये अनिवार्य रूपेण संस्कृत भाषा स्वीकृतं जाता तथा भारतदेशे विभिन्न प्रान्तेषु 18 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। अस्माकं राज्येषु राजस्थाने द्वौ प्रमुखतमः संस्कृत विश्वविद्यालयस्तः प्रथमः जगद्गुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय जयपुर नगरम, तत्रैव राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय भवति। अद्य संस्कृत भाषायाः न केवलं भाषा अस्ति, सा वैज्ञानिकी च विज्ञान अस्ति। सर्वे छात्राः मम केवलम् एकं प्रश्नं पृच्छन्ति, संस्कृत भाषायाः केवलं ब्राह्मणजनेभ्यः पाण्डित्यकर्मणि प्रयोगं भवति, एतादृशं समीचीनं सम्यकं नास्ति। दशमी कक्षायां पश्चातः विभिन्नक्षेत्राणि संस्कृतभाषायाः उपयोगम् अभवत्। मम संपूर्ण भाषणम हिंदी भावार्थम इदम यत्, ये जो भी मैंने अभी कहा है इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि मैंने पहले अपने भाषण के अंदर जो है संस्कृत के इतिहास के बारे में बताया, और आज जो संस्कृत से संबंधित कई बच्चों के एक मन में प्रश्न होता है कि सर 10वीं कक्षा के बाद में फिर हम क्या करें, ये तो केवल ब्राह्मणों के लिए है या केवल जो पांडित्य कर्म करते हैं उनके लिए है। तो ऐसा नहीं है। जर्मनी जैसे देश के अंदर भी 14 ऐसी संस्थाएँ हैं जहाँ पर संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप में स्वीकार किया गया है, यानी वह कंपलसरी आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। तो ये जर्मनी देश की स्थिति है। भारत देश में भी लगभग 18 विश्वविद्यालय संस्कृत के हैं, जहाँ पर संस्कृत के अंदर अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर वहाँ पर अध्ययन होता है। राजस्थान में भी 2 प्रमुख विश्वविद्यालय है, एक है जगद्गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, और वहीं पर राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर विद्यमान है। तो ये 2 प्रमुख हमारे संस्कृत में विश्वविद्यालय हैं। तो बच्चे कई जने पूछते हैं कि सर संस्कृत तो केवल क्या है, ब्राह्मणों के लिए या जो पांडित्य कर्म करते हैं उनके लिए संस्कृत है। तो ऐसा नहीं है। एतादृशम समीचम नास्ति, ऐसा कहना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि 10वीं के बाद में भी कई प्रकार के ऐसे क्षेत्र हैं संस्कृत के अंदर। ये बड़ा तालियां बाद में बजा लेना, थोड़ा आप सुने। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक तो श्रोता होता है, एक श्रोता होता है और एक श्रोता रहता है। तो इनमें से आप कौन से श्रोता हो, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने। तो कई विद्यार्थी कहते हैं 10वीं कक्षा करने के बाद हम क्या करें, तो ऐसा नहीं है। 10वीं कक्षा के बाद में आगे बहुत पढ़ाई होती है। इसके अंदर आयुर्वेद होता है, इसके अंदर साहित्य है, इसमें व्याकरण है, इसमें खगोल शास्त्र है, इसमें दर्शन शास्त्र है, इसमें ज्योतिष है, अनेक प्रकार के इसमें भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें हम आगे जाकर के बढ़ सकते हैं। तो संस्कृत भाषा एक केवल भाषा नहीं है, एक विज्ञान है अपने आप में। ये साक्षात एक जीवन है, पूरा भारत देश की आत्मा है। यह कवियों में कालिदास है, वाल्मीकि है, ये आयुर्वेद के अंदर जो महर्षि विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत है, गणित में आर्यभट्ट है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य है। तो संस्कृत बड़ी व्यापक ये इसका जो है ये दायरा है, इसको हम सीमित दायरे में करके हम इसके महत्व को हो सकता है कम करें, तो ऐसा नहीं है। जब कवियों की बात चल रही है तो वाल्मीकि के द्वारा जो रचित रामायण है और उनका जो प्रमुख नायक
भगवान श्री राम है और उनका आने वाला जो त्यौहार है उसी के ऊपर मैं आपको कुछ एक दृष्टांत सुनाना चाहता हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राम जी जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद में जब वापस अयोध्या की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी जो है सोने की बनी हुई लंका को देख करके उसके दिव्य प्रकाश और इतनी चमकदार देख करके लक्ष्मण का बड़ा मन हुआ कि क्यों ना हम यही रह जाए। इतनी सुंदर अशोक वाटिका, रावण कैसा ही था लेकिन पर्यावरणविद था, वो पर्यावरण को महत्व देने वाला था। तो अशोक वाटिका के अंदर कई प्रकार के सुंदर फल फूल ये सारे पेड़ पौधे वहाँ लगे हुए हैं और सोने की बनी हुई लंका को देख करके लक्ष्मण का हृदय यही उसकी ओर इतना मोहित हो गया और राम जी से कहने लगा, भैया राम, क्यों ना हम माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई, भरत और शत्रुघ्न सभी मंत्रीगणों को यहाँ बुला लें और क्यों नहीं अपना राज्य स्थापित कर लें। वहाँ क्या है, पत्थरों की बनी अयोध्या नगरी, राजमहल, समय समय पर रख रखाव, ये सारा ध्यान रखना पड़ता है। या तो सोने की लंका है, कितने बड़े बड़े कक्ष हैं, अटारियाँ, ये सारे देख करके राम बड़े मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं उनको। क्या उत्तर देते हैं लक्ष्मण को? स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो श्री राम मातृभूमि और अपनी माता जननी उसके महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये सोने की बनी हुई लंका मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। क्यों प्रिय नहीं है? क्योंकि जहाँ माता और जहाँ जन्मभूमि वो नहीं है तो उससे यहाँ ये सोने की बनी हुई लंका का क्या महत्व है। अर्थात जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है, ऐसी हजारों लंकाएं सोने की मैं त्याग दूं अपनी मातृभूमि और अपनी माता के लिए। तो इस प्रकार से श्री राम इतना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अपनी मातृभूमि, अपनी देशभक्ति और अपने माता के प्रति। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। बोलो भारत माता की।